और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे क्लेरिजी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स के बारे में। What types of power they all contain their own self। किस टाइप की पावर इन तीनों के पास थी जो इन तीनों को डिफरेंशिएट करता था। जब हम बात करेंगे क्लेरिजी के बारे में, क्लेरिजी Church was powerful institution. The Pope was the head of the church. क्लर्जी समाज का वो रिच सेक्शन था जो चर्च में रहा करता था और उस चर्च के हेड को पॉप बोला जाता था। They play important role to influencing medieval society. There is no doubt to say जो medieval society थी यूरोप की, उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो था वो चर्च का ही था। और इसी कारण जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लर्जी ने सोसाइटी को दो भागों में बांट रखा था, जिसमें आपका एक था कैथोलिक एंड सेकंड था आपका प्रोटेस्टेंट्स। चर्च वाज कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स वाज कॉल्ड तीथ। चर्च के द्वारा तीथ नाम का एक टैक्स लिया जाता था जो आपके थर्ड सेक्शन पीजेंट से। क्रिश्चियन चूज टू लीव आइसोलेशन प्लेस एबेस। और उस समय जो बेसिकली आपके कौन थे, चर्च में रहने वाले जितने भी लोग थे ना, दोज आर कॉल्ड मॉन्क। ये बेसिकली एबेस में रहते थे। पहली वीडियो में मैंने पूरा आपको प्रॉपर मॉन्क के बारे में और एबेस के बारे में पढ़ाया है। आप लोग उस वीडियो को देख के जरूर आइएगा। नाउ नोबेलिटी। नोबेलिटी को समाज का सबसे रिच सेक्शन माना जाता था एंड नो डाउट टू से समाज की जो पूरी पॉलिटिकल पावर थी वो नोबिलिटी के हैंड में ही थी। इट वॉज काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिलेशनशिप बिटवीन नोबल्स एंड पीजेंट्स। और ये जो पूरा सिनेरियो था ये सिर्फ एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रूप में ही देखा गया था। नाउ आपका नेक्स्ट पॉइंट है नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब होता है द मोस्ट रिच सेक्शन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। ऐसा मैंने क्यों कहा है? क्योंकि यूरोप में जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो नोबिलिटी के हाथों में था। क्योंकि रिलीजियन एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके पॉप के हाथ में था, क्लर्जी के हाथों में था, लेकिन इनके पास क्या था? आपका पूरा पॉलिटिकल। It was kind of agriculture production relationship between nobles and peasants। नोबल और पीजेंट्स के बीच में एक इकोनॉमिक स्टेटमेंट का काम होता था वो नोबल के हाथ में था। हमेशा पीजेंट्स सीधा सीधा टैक्स पे करता था, किसको? आपके नोबिलिटी को। और नोबिलिटी वही टैक्स आगे क्लर्जी को पे करता था। इट वॉज काइंड ऑफ द प्रोसेस। They had a privileged role in social process with the absolute control over the land। सोसाइटी में जो लैंड थी उस पे पूरा इसका कंट्रोल था और जिस से इसको टैक्स लेना है वहां पे इसी की मर्जी चलती थी। They raised troops for the help of king which is called the feudal levies। अब ये feudal levies क्या है? कभी अगर मान लो राजा को ट्रूप्स चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो बेसिकली ट्रूप्स की हेल्प हमेशा नोबल ही करते थे राजा को। द किंग ऑफ फ्रांस लिंक विद द ट्रूप्स थ्रू द वैसलेज। और यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि वैसलेज क्या था। इट वाज पॉलिटिकल सिस्टम। राजा कभी भी सीधा सीधा पीजेंट्स के पास या आर्मी के पास नहीं जाते थे कि आप मेरी हेल्प करो। राजा हमेशा हेल्प लिया करते थे वैसलेज के द्वारा और वैसलेज उनको आर्मी प्रोवाइड कराता था। द नोबिलिटी lived इन द मैनर हाउस। और जो नोबिलिटी वो कहाँ पे रहा करते थे? वो आपको हमेशा एक मैनर हाउस में रहा करते थे जो उनका मेन घर था। ये इनको स्पेसिफिक एक घर दिया गया था नोबिलिटी को
कैवलरी एंड पीजेंट सोल्जर्स वर कॉल्ड नाइट। उस समय जो सोल्जर्स थे उनको नाइट का एक नाम दिया गया था, टाइटल्स। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, पीजेंट्स। दोज आर कॉल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर्स ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। ऐसा मैंने क्यों कहा है? सोसाइटी में बेसिकली पीजेंट्स को टू भागों में बांट रखा था, जिसमें एक था आपका पीजेंट्स, सेकंड था आपका सर्फ। पीजेंट्स वो थे जो वेजिस पे काम करते थे यूरोप में, वो बेसिकली यूरोप के ही लोग थे। सर्फ में बेसिकली वो लोग आते थे जिनको कभी कभी वेजिस पे किया जाता था और कभी कभी वेजिस पे नहीं भी किया जाता था। इट वॉज काइंड ऑफ द सिस्टम विच अवेलेबल इन मेडिवल सोसाइटी। दे पे टेल टैक्स टू द किंग। क्लर्जी को ये लोग भी टैक्स पे किया करते थे, और इस टैक्स का बेसिकली नाम क्या था? इट वॉज द काइंड ऑफ नेम ऑफ टेल। तो कुछ इस टाइप की हमने एक सोसाइटी का फॉर्मेशन देखा है यूरोप में, जिसने यूरोप को मल्टीपल लेवल पे डिवीजन किया था। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।